अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फराह हाशमी और आपको खुशामदीद करती हूँ फेस टू फेस में। जी हाँ, बात करें अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के साहिली इलाकों से हटकर ईरान के अंदरूनी हिस्सों, पुलों और रेलवे और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस पे और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे परमानेंट एक्सपर्ट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब को। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को मैं खुशामदीद करना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं खालिद चिश्ती साहब से करना चाहूँगी कि ईरान कितने अरसे तक ये जंग लड़ सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ईरान के पास हथियार आ कहां से रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया फराह और भट्ट साहब, आपने इनवाइट किया है। जी देखिए, ईरान तो बहुत ज़्यादा अरसे से इंडिजनाइजेशन के काम कर रहा है, यानी वो खुद प्रोडक्शन की काबिलियत हासिल कर चुका है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हुआ है पिछले 47 सालों में, जब से इन्होंने नई हुकूमत आई उनकी शाह फरहान के बाद से उन्होंने बहुत फोकस किया और बहुत ज़्यादा इनकी मैन पावर बाहर गई थी पीएचडी वगैरह करने के लिए, और हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे भी, 19 तो शहीद हो गए थे पिछली जंग में, और अभी भी इनके पास केमिकल, बायोलॉजिकल और बहुत ज़्यादा एरियाज़ में स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर से पढ़ के लोग आते हैं। तो अब ईरान के पास जो स्टॉक पाइल है उसकी तो डेफिनेटली पिछली दफ़ा भी बात की थी, काफ़ी डिप्लीट हुआ है, लेकिन ईरान ने ये समझ लिया है कि उसने अपने लिए जंग सस्ती रखनी है और अपने दुश्मनों के लिए महंगी रखनी है, या महंगी कर देनी है। अब मिसाल ये है कि जब वो शाहिद ड्रोन पे यहाँ से लॉन्च करता है, जो मिसाइल उसको करते हैं, हमें इंटरसेप्ट करते हैं, वो ऑलमोस्ट हमने कई दफ़ा डिस्कस किया 3 से 4 मिलियन डॉलर के हैं, जबकि शाहिद ड्रोन 15-20 हज़ार डॉलर का है। मैंने तो अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, उसमें मैंने ये भी कहा था कि मैं अगर मिलिट्री कमांडर हूँ, मैं तो चाहूँगा कि उसको हवा में इंटरसेप्ट करें बजाय ज़मीन पर। पता नहीं नुकसान होना है कि नहीं होना। ज़मीन पे आपका 4 मिलियन डॉलर, हवा में जब आप इंटरसेप्ट करेंगे गिरने से पहले, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका को जंग ओवरऑल बहुत महंगी पड़ रही है। लेकिन मैं वर्ड ऑफ कॉशन क्लोजिंग में ये ज़रूर कहना चाहूँगा फराह कि ये ईरान को ये देखना पड़ेगा कि जंग अमेरिका के लिए इतनी महंगी तो नहीं कर रहे कि एक रिटेलिएशन प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका पर एक और दफ़ा ऑब्लिगेशन बन जाए, और जो कि बन चुकी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप को जब भी आप इस तरह कॉर्नर किया करेंगे अपनी वॉर ऑफ स्ट्रेटजी और लेडर ऑफ एस्केलेशन को बढ़ा के, उसकी जाहिर है कीमत ईरान के लोग देंगे। 20,000 के करीब डिस्ट्रक्शन की गई टारगेट्स को उन्होंने निशाना बनाया पिछले जो 1 महीने तकरीबन 10 दिन तक जंग रही थी। तो ईरान को ये देखना पड़ेगा कि उसने लॉन्ग टर्म कोई अचीव ज़्यादा बेहतर करना है या इस शॉर्ट टर्म गेन ज़्यादा उनको लगता है। मुझे लगता है कि जो एस्केलेशन हो रही है, शॉर्ट टर्म ईरान को गेन लगेगी, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ईरान को नुकसान होगा। टोटली एग्री खालिद साहब। बट साहब, आप मुझे ये बताएं, जंग के हवाले से काबिल एहतराम फराह हाशमी साहबा, आज माजरत चाहता हूँ, ये जंग के हवाले से आप सवाल खालिद भाई से करें। मैं लाइटर मूड में हूँ थोड़ा सा आज, और आज ये हमारे खालिद भाई जो तैयारे उड़ाते हैं, आज ये जहाज़ नहीं सवाल हम उड़ाते हैं और जवाब खालिद भाई से ले लेते हैं। काबिल मोहतरम खालिद साहब, आप ये बताएं, हज़ारों फुट की बुलंदी से दुनिया को आपने देखा है, फ़ज़ाओं में फ़ैसले किए, एट द 11th आवर एक सेकंड में आपने डिसीजन किए, जंगी हिकमत अमली का हिस्सा रहे। आज आप और मैं ज़मीन पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ज़ाई या सिक्योरिटी चैलेंज आपकी निगाह में क्या है खालिद साहब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ऑन गोइंग एक चैलेंज नहीं है। चैलेंजेस तो रोज़ाना होते हैं, लेकिन रोज़ाना एंटिसिपेट किया जाता है और फोरवॉर्न किया जाता है। और जाहिर है पहले से अब जिसको कहते हैं ना हेड्स अप, पाक फ़िज़ाइया हमेशा से रही है, आज की नहीं है। एयर मार्शल असगर खान ने जब एयरफोर्स का पहला कमांड संभाला था 36 साल की उम्र में, जब वो एयर चीफ बन गए थे, क्योंकि उससे पहले रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स होती थी, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स हुई, तो उसके बाद एयर मार्शल नूर खान आ गए। तो चैलेंजेस तो हमेशा से रहे हैं। बट सब कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ कि हमने तो आउट नंबर्ड ही लड़ना है। हम जब एयरफोर्स में कैडेट भर्ती होते हैं, वहाँ से हमें लेक्चर दिया जाता है, और जब तक हम रिटायर हैं हमें पता होता है कि हमने 1/3 एयरफोर्स हमारी तादाद में है। पिछली दफ़ा भी हमने मई 2025 में भी स्टील वर्सेस स्टील या जेट वर्सेस जेट या मिसाइल वर्सेस मिसाइल तो नहीं किया था। हमने तो काबिलियत की थी, हमने उन डोमेन में काम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन में किया था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में किया था, साइबर कमांड में किया था, सैटेलाइट में किया था, सरफेस टू एयर मिसाइल में बर्तरी हासिल की थी। तो इतनी डायमेंशन कैसे रातों रात तो नहीं हो जाती कि जब दुश्मन हमला करता है तो हम सोचने बैठे अब क्या करें। ये आपको पीस टाइम में करना पड़ता है। और अभी जो सरबराह हैं पाक फ़िज़ाइया के चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने फोर्सी किया था 2021 मार्च में, जब उन्होंने कमांड संभाली थी, कि हिंदुस्तान ने राफेल जहाज़ खरीद लिए हैं, उनके ऊपर तकरीबन 150 से पौने 200 किलोमीटर वाला मिसाइल लगा हुआ था, और हमारे पास तकरीबन 60-70 किलोमीटर था F-16 के ऊपर। तो इमेजिन करें, उनको तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की
एज हासिल हो गई थी। और एज क्या है, मैं सिंपल कर देता हूँ, फर्स्ट लुक, लॉक एंड शूट कैपेबिलिटी। दैट मीन्स वो पहले देखेगा, लॉक पहले करेगा और पहले मिसाइल फायर करेगा। वो हमने वापस रीगेन की थी। और इसी एंटिसिपेशन जिसका आप पूछ रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, हमें चैलेंज उस वक्त 2021 में भी हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर हमारे JF-17 थंडर भी, ब्लॉक 3 भी आ चुके थे। J-10C हमने एक स्क्वाड्रन पूरा एस्टेब्लिश किया, डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज कर दिया। अभी भी तकरीबन 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पाक फिजाइया के मैं आपको गिन के बता सकता हूँ जो इस वक्त पाइपलाइन में है। जाहिर है कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से और बॉर्डर पार हमारी सर्विलेंस होती है उसकी वजह से मैं डिटेल शेयर नहीं कर सकता, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड अल्लाह ताला की मेहरबानी रहेगी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी। दुनिया की जो फ़ज़ाई जंगें हैं वो ड्रोन्स अब मिसाइलों की तरफ चली गई हैं, रवायती लड़ाका त्यारे जो है उनका दौर ख़त्म होता जा रहा है। तो आप समझते हैं कि अभी भी पायलट की उतनी ही कुव्वत है या कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, मिसाइल की तरफ ज़्यादा रुझान हो जाएगा? खालिद भाई देखिए, ऑल्टरनेट्स इसलिए आ गए हैं कि अब जंगें वो जीतेगा, पहली बात जो फोर्सी करेगा, दूसरी बात जो इकोनॉमिकल करेगा, यानी अपने लिए सस्ती रखेगा, दुश्मन के लिए महंगी रखेगा। अब ईरान का, अमेरिका का देख लें, पाकिस्तान और इंडिया का देख लें, मई 2025 का देख लें, हमने क्या किया था, अपने लिए जंग इकोनॉमिकल रखी थी क्योंकि हमारे 10 मई को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा कि जब हमने ड्रोन्स फेंके थे वो फाइटर जेट्स की कोलैबोरेशन में गए थे। दैट मीन्स हमारे ड्रोन जो हिंदुस्तान के फिर रहे थे आगरा तक पहुंचे हुए थे। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में जिक्र भी किया है। तो आगरा तक वैसे तो नहीं रीच हो जाती रातों रात आप प्लान, आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, और जितनी ज़्यादा कॉस्ट प्रोहिबिटिव आप दुश्मन को करेंगे इन्फ्लिक्ट डैमेज, अपने लिए सस्ता रखते हुए आने वाली जंगें ट्रांसफॉर्म होंगी। जितनी इंडिजनाइजेशन करेंगे खुद इनसारी होगी। आपने देखा 65 की जंग में, 71 की जंग में हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए। फिर F-16 89 में जब सोवियत यूनियन चला गया अफगानिस्तान से, हमारे F-16 रोक लिए गए जिनके हमने पैसे दिए हुए थे। तो दुनिया में अब आप खुद इनसारी का अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने किया है, बट साहब 192 ममालिक दुनिया में हैं, सिर्फ कोई 11 या 12 ममालिक हैं जो फाइटर जेट बनाते हैं अपना, और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एयरफोर्स ने 192 ममालिक, किसी एयरफोर्स ने अपना फाइटर जेट नहीं बनाया सिवाय पाक फिजाइया के। तो ये इटसेल्फ चैलेंजेस हैं जो हमने फोर्सी किए थे। हमारी तमाम लीडरशिप जो इस प्रेजेंट एयर चीफ से पहले भी थी, उन्होंने फोर्सी करते हुए अपनी खुद इनसारी पर जोर दिया था, बजाय हम ब्लैकमेल हो या कोई भी हमारा प्लग निकाले तो हम कहेंगे हमारी टेक्नोलॉजी रुक गई है, अपडेट रुक गए हैं या ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं हो रही। खालिद भाई, मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि भारत जो है अपनी फ़ज़ाई ताकत में इजाफा करता जा रहा है, पैसे डॉलर लगाता जा रहा है। तो क्या समझते हैं आइंदा 5 साल में हमें किस शोबे पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे एरियाज होते हैं। मैंने पहले एक क्राइटेरिया अर्ज कर दिया कि आने वाले वक्तों में जितनी जंग आप अपने लिए इकोनॉमिकल रखेंगे, और पाकिस्तान खास तौर पर क्योंकि इकोनॉमी में भी हम हिंदुस्तान से बहुत पीछे हैं, तो हम बजट वाइज भी मुकाबला नहीं करते। उनका तकरीबन 9-10 गुना हमसे बजट ज़्यादा है, उनके जहाज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो जितना चाहें फ्लीट ऐड कर लेते हैं। हमने देखना होता है कि मिनिमाइज एक थ्रेट लेवल अपना जो हमारी रिक्वायरमेंट है वही मेंटेन करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा कोई एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं है, हमने कोई रीजनल हेजमनी नहीं करनी, हमने रीजनल मुल्कों को इन्फ्लुएंस और बुली नहीं करना। तो हम सेल्फ डिफेंस में ज़रूर करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ से हम प्लग करते हैं गैप, मैंने पिछले साल मई में भी आपसे अर्ज़ किया था, हम एक अपना फेथ जो हमारा है जिसकी वजह से शहादत के लिए तैयार होते हैं। नंबर 2 हम करते हैं बेटर ट्रेनिंग से, और नंबर 3 करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटर क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। हम वहाँ बीट आउट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। खालिद भाई, मेरा आपसे लास्ट सवाल, आपने इतने बर्स जंगी जहाज़ उड़ाए, आपने ये मेरे अफगान भाइयों की मदद के लिए भी जहाज़ उड़ाते, रशिया को भगाते रहे, इनकी हेल्प करते रहे, वो लम्हे भी हमें याद है पुराने। आपको कोई ऐसा लम्हा याद है जब आप जहाज़ उड़ा रहे हो और आपको लगे यार आज वापसी मुश्किल है, आज आखिरी दिन है? कोई लम्हा ऐसा आया था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फेथ बड़ा होता है बट साहब, क्योंकि तकरीबन जो इंजन आपके 4 फुट पीछे चल रहा होता है उसमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उस इंजन का। तो वो तो रोज़ाना जब आप मिशन पे उड़ते हैं, जितने 1000 घंटे उड़े हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो तो एवरी डे रिस्क होता है। लेकिन अब फिर आपको एक बिगर कॉज ध्यान में रखनी होती है कि आपको जो कौम आपको देख रही होती है। मैं पिछली जंग में भी लोगों ने कहा कि आपने पूछा था कैसा लगता है फाइटर जेट को उड़ाना, मैंने कहा जी चैलेंजिंग होता है, और ख़ास तौर पर जो जहाज़ है वो तो पेट्रोल से चलता है, लेकिन जो फाइटर पायलट या कोई भी सोल्जर, सेलर या एयरमैन चलता है
वो कौम की दुआओं और तवक्कुआत से चलता है। बिल्कुल, और भट्ट साहब ने तो मुझे रोक दिया कि अमेरिका और ईरान की जंग के बारे में ना बात करूं, लेकिन आखिरी सवाल मैं फिर आपसे खालिद साहब इसी के हवाले से पूछना चाहूँगी कि हमने देखा कि अब जो अमेरिका के हमले हैं वो पाकिस्तान के सरहद के पास हमने देखे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग बंदी ना हुई या पीस टॉक काम नहीं किया गया तो क्या पाकिस्तान को किसी तरह के खतरे का सामना है या पाकिस्तान को अब स्टैंड लेना होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है अमेरिका को भी क्लैरिटी है कि हम एक स्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हैं, मिलिटरीली भी और रिजॉल्व वाइज भी। ईरान को भी क्लियर है, तो वो हमारे बॉर्डर को तो भी मैं कोई ख़तरा ऐसा नहीं देख रहा। नंबर 2, जो आप कह रही हैं कि हमें करना क्या है, बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि कई महीनों से हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत कंट्रीब्यूट किया पीस के लिए। अब सबसे ज़्यादा चैलेंज आ सकता है कि जो सऊदी अरब की तरफ आपने देखा ह्यूतीज़ ने हमले किए हैं, वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मुझे पता लगा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है ईरान को कि हमारी सेंसिटिविटी है, ऑब्लिगेशन है और म्यूचुअल ट्रस्ट सऊदी अरब के साथ ऐसा है कि एक थ्रेशोल्ड के बाद पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर मजबूरी हो जाएगी कि प्रोटेक्शन के लिए आना। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे, और मुझे यकीन है कि गुड सेंस प्रिवेल करेगी कि ईरान भी इसको एस्केलेट नहीं करेगा। और आखिरी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ईरान को अब देखना पड़ेगा कि कहाँ तक उसने जीसीसी और अरब ममालिक को जो जंग के दौरान ऑफेंड किया था, दैट मीन्स उसके लिए अनकंफर्टेबल किया था और ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था। मेरा ख्याल ये था कि ये टाइम उसको ब्रिज करने का था ताकि अमेरिका यहाँ से चला जाए अगर वो ईरान के बकौल जो चाहता है। लेकिन जितना आप इनसिक्योर करेंगे अरब ममालिक को, ख़ास तौर पर जो नेबरहुड है, उतना ही ज़्यादा उनकी वापस डिपेंडेंसी हो जाएगी अमेरिका पर और वो चाहेंगे कि यहाँ रहें। और अगर अमेरिका यहाँ है तो उसका मतलब है इजराइल भी यहाँ है। लेकिन खालिद साहब, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बस आखिरी हम ले करके ब्रेक की तरफ जाएंगे कि ये क्या ईरान के पास अभी आप देख रहे हैं कि वो MQ-9 को गिराने की उसके अंदर इस्तात है? जी, उन्होंने इनोवेशन लगाई है काफ़ी। मैं अपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ अपने चैनल पे, और उसमें मैंने ये टाइटल एक बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, उसका टाइटल यही था, हाउ ईरान टारगेटेड F-35। बिल्कुल उन्होंने टेक्नोलॉजी है, उस पर तो आप एक प्रोग्राम पूरा करें तो मैं शायद टाइम आपका कंज्यूम कर जाऊँगा। लेकिन शॉर्टली उन्होंने एक इनोवेशन ट्रायंगुलेशन का एक लगाया था जिसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स इंटीग्रेट किए जाते हैं, जिससे उनको पोजीशन पता लगती है, चाहे वो F-35 हो या ड्रोन हो या F-35 हो। फिर वो प्रॉक्सिमिटी लगाते हैं, फायर करते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल चलाते हैं, जिसने ये डिस्ट्रक्शन करा है। जो मेरा नॉलेज है उसमें भी मैंने यही कहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वेरीफाई भी किया था ऑथेंटिसिटी उसकी, तो वो ऑथेंटिक है, अभी उनके पास भी है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड है, ये नहीं कह सकते कि ईरान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल है या इतना सस्टेन और सर्वाइव कर चुका है कि हर आने वाली थ्रेट को करते हैं। ये ऑनगोइंग होता है और टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी मोस्टली वो एंगेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच खालिद साहब ज्वाइन करने के लिए, और आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फेस। और जैसा कि हमें अभी मालूम हुआ है कि अमेरिका की जानिब से दर्जनों तैयारे इसराइल रवाना। क्या अभी भी पीस टॉक मुमकिन है कि नहीं है, आइए इस पे बात करते हैं। और अभी हमारे जो पैनलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है उनको वेलकम करते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और साथ ही साथ कॉमोडोर एहसान अहमद खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहला सवाल ब्रिगेडियर साहब आपसे मैं करना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भी हमले हो रहे हैं ईरान पर। अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत के बिजली घर और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट पर हमला किया और उसको निशाना बनाया, और उसकी वजह से जो पूरा कुवैत है वो इफेक्ट हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या स्ट्रेटेजी अब ईरान खेल रहा है जवाबी कार्रवाई के लिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में बहुत सीरियस किस्म के डेवलपमेंट्स और स्पेशली जिस तरीके से हमने देखा है, जिस तरीके से अमेरिका ने फॉर द लास्ट 6 दिनों में या 7th वेव उनकी जब लास्ट नाइट को हुई है और इस तरह की बम्बिंग हुई जो 28 फरवरी के बाद से हमने देखा था, उस वक्त 13,000 के करीब हमले हुए थे। और अभी जिस तेजी के साथ हुआ, फिर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए इनके कंसंट्रेशन रही है साउथ की तरफ और अलॉन्ग द कोस्टल लाइन के जो इनके सूबे बनते थे, या बंदर अब्बास है या दूसरे चाबहार तक 1400 किलोमीटर की बेल्ट है, इस पर उन्होंने फोकस किया, मैसिव बम्बिंग की। इनिशियली देखें कि रेडार्स पे गए हैं, सर्वेलेंस सिस्टम पे गए हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे गए हैं, सस्पेक्टिव मिसाइल और जो दूसरे लॉन्चिंग साइट से वहाँ पे गए हैं,
और उसके बाद देन दे हैव गॉन आफ्टर दी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ब्रिजेस पे गए हैं, टनल्स पे गए हैं, रोड्स पे गए हैं, रेलवेज पे गए हैं। सो द ऑब्जेक्टिव क्या है? वो चाहते हैं कि नॉर्थ और साउथ को तोड़ दिया जाए, उनका जो आपस में राब्ता है उसको ख़त्म किया जाए, और जो लॉजिस्टिक्स की कम्युनिकेशन है वो ख़त्म किया जाए, और इसी तरीके से ईरान की जो डिप्लॉयमेंट है, जो फोर्सेस है कोस्टल लाइन के ऊपर, उनको डिग्रेड किया जाए, उनको कमज़ोर किया जाए। सब्सिक्वेंटली हो सकता है किसी स्टेज पे अगर अमेरिका प्लान करता है अपने ट्रुप्स उतारने के लिए, या खरक आइलैंड की बात करते हैं, या तम ग्रेटर और लेसर की बात है, अबू मूसा है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के प्लेट पे कोस्टल एरियाज में, ताकि एक ग्राउंड उसके लिए तैयार किया जा सके। सो ये एक पॉसिबिलिटी उस हिसाब से ये कर रहा है। बट एट द सेम टाइम देखें कि ईरान के लिए इट इज सॉर्ट ऑफ ए थ्रेट कि वो किसी सूरत में जो कंट्रोल उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है वो नहीं छोड़ेगा एट एनी कॉस्ट। उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, क्योंकि देखें वो रेवेन्यू की भी बात नहीं है, और ऑयल से भी वो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सॉवरेनिटी का मसला आ गया है। और देखें कि अमेरिका की कोशिशें थी कि उनको घुटनों पर लाने की, उसमें कामयाब नहीं हुए। अब ये स्ट्राइक्स करके कोशिश कर रहे हैं कि उनको घुटनों पर लाए। बट एक और जो डेवलपमेंट हुई है, जो एक्टिविटी हमने बाबुल मंदब में देखी है, अगर वो एक्टिवेट होती है, और जिस तरीके से अभी ईरानियन जो अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी ने कहा वी आर गोइंग टू फॉर्म ए बेल्ट, उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाबुल मंदब को मिलाएंगे। और फिर एक और कंसेप्ट अभी डिस्कस हो रहा है, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ ए पिंसर मूवमेंट होगा कि दोनों साइड से हमले होंगे। और फिर इसके अलावा ये भी है, देखिए उससे क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं कि दुनिया में इकोनॉमी जो है कि वो क्लेश कर जाएगी। और देखें सऊदी अरब के लिए एक ही एग्जिट था, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो वो यहाँ से वो अपने ऑयल को निकालता है, वो बंद हो जाएगा। देन यूरोप और एशिया का जो कनेक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी। सो ग्लोबल इकोनॉमी पे सीरियस इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। सो उस पर अब कंटेस्ट, अब जो ईरान ने काउंटर, एक तो ये मैसेज दिए हम ये कर सकते हैं, सेकंड जो उनके स्ट्राइक्स हुए हैं, आप देखें कुवैत पे हुए हैं, बहरीन पे हुए हैं, जॉर्डन पे हुए हैं, और वो भी डिसैलिनेशन प्लांट्स पे गए हैं, या जो एनर्जी के इंस्टॉलेशंस पे गए हैं। 80% जो GCC कंट्रीज दे आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन वाटर सैलिनेशन प्लांट, अगर वो निकल जाते हैं तो आप उसकी इम्प्लीकेशन देखें। सो बट स्टिल कि ये वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के लिए नियर फ्यूचर में नहीं जाएंगे, ये स्ट्राइक इस तरीके से चलती रहेंगी, क्योंकि लिमिटेशंस हैं। अमेरिका का पॉलिटिकल जो डोमेस्टिक सीन है वो इनको अलाउ नहीं करता है कि किसी भी तरीके से आप वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में जाएं, क्योंकि इसमें यह है कि जब ये दोनों बंद हो जाएंगे तो ऑयल की कमी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसको इट विल हैव इम्प्लीकेशन। अमेरिका में आएंगे, अमेरिका अपने रिजर्व्स को बाहर लेके आएगा, इन्फ्लेशन से बहुत सारे मसाले होंगे, इट विल हैव पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, अपनी रेटिंग गिर चुकी है, एक तो वो चीज़ है। फिर ईरान के अपने लिए भी मसला है, क्योंकि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज लाइफ लाइन फॉर देम, क्योंकि अगर पीछे से ब्लॉकेट भी हो गया है तो ईरान कब तक रेजिस्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट सवाल एहसान साहब आपसे जानना चाहूंगी कि हम वो सिचुएशन के बारे में अगर सोचें तो आपके नज़दीक ईरान अमेरिका तनाज़े का सबसे ख़तरनाक मंजर-ए-नामा क्या हो सकता है, और किन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना है वो सिचुएशन के हवाले से? रिफा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि 5 महीने हो गए हम एक ही सब्जेक्ट को बार बार, एक ऐसी जंग को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ना कोई स्ट्रेटजी समझ आ रही है, ना एंड स्टेट पता लग रही है। जो इसमें इनिशिएटर है उसका जो रीज़न था और उसने क्या गोल पोस्ट रखे थे शुरू करने पे, और अब वो किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट इस वक्त जो क्राइसिस है ना, वो जो शुरू की बातें थी कि मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल एंड ड्रोन कैपेबिलिटी, उससे होते होते आप जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ऑपरेशनलाइज रहना जो है उसके ऊपर आती जा रही है। और जैसे जैसे इस क्राइसिस के अंदर एस्केलेशन आ रही है, उसी वैसे ही एक फ्रेमवर्क इस MOU ने प्रोवाइड किया था जिसमें पाकिस्तान और कतर की मीडिएशन शामिल थी, वो एक वाहिद फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिसकी मदद से इस क्राइसिस को दोबारा कंट्रोल किया जा सकता है। अब आपने जो चीज़ पूछी कि अगर ये एस्केलेशन इसी तरह बढ़ती जाती है, और मुझसे पहले स्पीकर में ब्रिगेडियर साहब ने भी काफ़ी हद तक उसको तफसील में बता दिया है, लेकिन सिर्फ ऑयल एंड गैस इज़ नॉट दैट इशू। इसके जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स आएंगे और साथ में जो बहुत सारी और चीज़ें हैं जैसे पेट्रोकेमिकल्स हैं,
फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स जब लेट पहुंचना शुरू होंगे, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी वहाँ पे कमी हो चुकी है, इंडिया में ऑलरेडी कमी हो चुकी है, इसकी वजह से जो आपकी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट्स आना शुरू होंगे, और पेट्रोकेमिकल्स की वजह से वो बहुत सारी जो इंडस्ट्री जो कि मेटल्स को ओर्स को जो है मेटल्स में कन्वर्ट करती हैं, उनके ऊपर जो इफेक्ट आना शुरू हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड जब नहीं मिलेगा तो आपका कॉपर नहीं बन सकेगा, कॉपर नहीं बनेगा, आपकी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो नहीं बन सकेंगी। तो इसके जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ एनर्जी के ऊपर नहीं है, इसका इंडस्ट्री, फूड, फिर आप देखें जिस तरह ट्रांसशिपमेंट हब था यूएई के पोर्ट्स और कतर के पोर्ट जो थे, ये ट्रांसशिपमेंट हब है। पाकिस्तान की अपनी तकरीबन 60% तजारत जो है वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के थ्रू जाती है। ऑल्दो कि इस सारे एपिसोड के अंदर हमारे अपने पोर्ट्स ने काफ़ी बेहतर काम करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी ऐसी जो ट्रांसशिपमेंट की जो ऑप्शंस जो पहले जबल अली वगैरह से ऑप्ट की जाती थी, वो कराची पोर्ट ट्रस्ट या पोर्ट कासिम से शुरू हो गई है, ग्वादर पोर्ट के ऊपर माल बर्दारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत एडवर्स आएंगे, और ये जो बाबल मंदब के ऊपर जो एक्टिविटी होने वाली है, अगर ये भी शुरू होती है तो, और साउथ अफ्रीका की तरफ से जब जहाज निकलना शुरू होंगे, जो पिछली दफ़ा जब ये हुआ था तो $2200-2400 जो लग रहे थे नॉर्मल कंटेनर को भेजने के लिए यूरोप, वो प्राइस एस्केलेट करके तकरीबन $5000 पे चली गई थी। अब ये जब दोबारा होगा तो ये शायद उससे भी बियॉन्ड होगा। तो पूरी दुनिया के इसकी जो इफेक्ट्स आएंगे वो इस पे बेकाबू हो जाएंगे। एब्सोल्युटली बेंचमार्क है जी, जस्ट गिव मी 130 सेकंड्स ऑन दिस। ब्रेंट की कीमत जो कि जंग से पहले तकरीबन $67 पे थी, आज वो $88 पे पड़े, और उसका इफेक्ट यूएस की अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा आ रहा है। सो एनी साइड ऑफ एस्केलेशन, और इसमें ईरान की अपनी इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो रही है, उनकी इन्फ्लेशन 88% तक पहुंची हुई है। जी बिल्कुल। अब मैं भट्ट साहब आपसे जानना चाहूँगी कि मशरकी वस्ता की सिचुएशन में समुद्री रास्ते की अहमियत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान नेवी की इस वक्त क्या अहमियत है और वो किस तरीके से प्लानिंग कर रही है अगर सिचुएशन एक्सीलेट होती है तो? काबिल एहतराम फरा साहबा, आज की जंगें जो हैं वो ज़मीन और फ़िज़ा के साथ साथ समुंदर में भी लड़ी जा रही हैं। आपने हरमस की ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, बाबुल मंदब की बात कर रहे थे, ये रास्ते आलमी तिजारत की शहर रग है। इस वक्त जो समुंदर है वो बहुत अहम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह लकी है पाकिस्तान जिसके पास 1000 किलोमीटर तवील साहिल है, और गवादर जैसी स्ट्रेटजिक जो बंदरगाह है वो हमारे पास हासिल है। हमें बहरी सलाहियत पर जदीद बनाना होगा क्योंकि ये समुंदर बड़ा अहम है। लेकिन हम जानते हैं, कमोडोर एहसान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कमोडोर साहब, अगर खुदा न खास्ता बहरी कशीदगी दोबारा फिर बढ़ जाती है, जो कि मुसलसल बढ़ रही है, तो पाकिस्तान नेवी का पहला ऑपरेशनल फोकस क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं क्या होगा? साहिल दिफा, गवादर, कराची की बंदरगाह का तहफ़्फ़ुज़, या इंटरनेशनल तजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी जो है वो होगा? पाकिस्तान अगर कशीदगी बढ़ती है तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, हमारे बारे में बताएं कमोडोर साहब। ये जो नेवीज का एक अहम काम है वो है ही तिजारत की प्रोटेक्शन के लिए, और उसमें जब ये पहली एस्केलेशन हुई थी मार्च में, तो उस वक्त पाकिस्तान बहरियन ऑपरेशन महफुजुल बहर शुरू कर दिया था उसी वक्त ही। इसमें जब आप एस्कॉर्टिंग के ऊपर जाते हैं तो एस्कॉर्टिंग वाहिद ऑप्शन नहीं है, उसमें आप अपनी ट्रेड रूट्स के अंदर ऑल्टरनेट्स भी लेकर आते हैं, अपनी शिपिंग के जो टाइमिंग है उसको रेगुलेट करते हैं, और जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे एस्कॉर्टिंग भी करते हैं। और एस्कॉर्टिंग में या तो वो क्लोज एस्कॉर्ट हो सकता है या डिस्टेंट एस्कॉर्ट हो सकता है। मकसद ये होता है कि वो जो क्रूशल पॉइंट्स हैं वहाँ से अपने जहाज़ों को या अपनी कार्गो जो है उसको बाहिफाजत निकाला जा सके। अभी इस वक्त जो है वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में से जो जहाज़ों की पासिंग है वो इतनी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है कि जो नॉर्मल 130 के करीब जहाज़, 140 के करीब जहाज़ रोज़ाना गुजरते थे, कल की तारीख में जो मरीन ट्रैफिक का जो एस्टिमेट है वो है 8 शिप्स, उसमें एक कार्गो है, एक टैंकर है और कुछ और जहाज हैं। लेकिन ये वो जहाज है जिनका अपना AIS ऑन था और उनको AIS पे रिकवर किया जा सकता था। इसके अलावा अगर कोई डार्क शिप है तो उसमें उसकी इंफॉर्मेशन इसमें शामिल नहीं है। नाउ जो आपने बात की कि गवादर और कराची,
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक से स्ट्रेट का जो इस जंग का जो थिएटर है वो रिस्ट्रिक्ट है पर्शियन गल्फ के अंदर और गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर। खुदा न खास्ता अगर इसका स्फीयर बहुत बाहर आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे अगर आपको पता हो कि जब 80 की दहाई में ईरान इराक की जंग चली थी तो एक बाकायदा टैंकर वॉर लड़ी थी इन दोनों ममालिक ने आपस में, और जिसमें टैंकर्स को आपस में टारगेट किया गया और तकरीबन उसमें 300 के लगभग जहाज थे जिनको ओवर पीरियड ऑफ 2 से 3 साल के अंदर हिट किया गया। अभी नंबर बहुत कम है, अगर 3 और 2 5 के करीब टैंकर्स हैं जिनको हिट किया गया। लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ना शुरू हुई तो एक तो जो ऑयल की प्राइस और शिपिंग और ये सारी और रिस्क प्रीमियम जितने बढ़ना शुरू होंगे वो तो अपना इफेक्ट आएगा। खास तौर पे जब ऑयल शिप्स हिट होंगे तो उससे जो गेडी साहब ने भी उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा किया था, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हिट हुए, एक तो डिसैलिनेशन प्लांट्स का अपना फिजिकली हिट होना, दूसरा वो पानी जो वो लेके सक इन करके और फिर उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू साफ करते हैं, उसके अंदर अगर ऑयल सेडिमेंट्स आना शुरू हो जाए तो वो प्लांट्स अगर सही बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच एहसान साहब। एक आखिरी वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास और एक आखिरी सवाल करना बहुत ज़रूरी है। मसूद साहब, आप मुझे बताएं कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि इस ताज़ा तरीन बमबारी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की जो प्राइजेज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 10 से 14 दिन का सिर्फ तेल रह गया। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हम पास में भी देखा है कि सऊदीज ने हमें बेल आउट किया था, स्टिल ऑप्शंस हमारे पास है, इवन ईरानी स्टिल दे विल फैसिलिटेट, अगर कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर हम यूके से और से तेल लेते हैं और पैसेज को लास्ट टाइम भी हमें वो देते हैं तो वो पैसेज वहाँ से मुमकिन होगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह मुश्किलात से हम निकल आएंगे, लेकिन ये है कि लॉन्गर एक हमने कोई अंडरस्टैंडिंग को देखनी होगी, वरना मुश्किलात यकीनन होंगे। और जिस तरीके से खाली पाकिस्तान, तो देखिए पाकिस्तान की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाइना की ऑलमोस्ट 80% वो यहाँ से ले रहे हैं, 70% जापानीज यहाँ से ले, इंडिया का ऑलमोस्ट 40% है, तो पाकिस्तान के लिए भी उस हिसाब से कम है, लेकिन बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मोस्टली इस पे है। होपफुली गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ इस पे बातचीत कर रही होगी और क्राइसिस ऐसे नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने के। अब आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं फेस टू फेस में। अब लाहौर के इलाके में एक बार फिर दर्दनाक हौलनाक जुर्म की खबर आती है, जिसमें पता ये चलता है कि 3 मासूम बच्चे जो अमेरिका से लाहौर आए थे छुट्टियां मनाने, उन्हें जहर दे करके हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाता है। बट साहब, कौन है उनका कातिल? क्या हुआ? देखिए फराह हाशमी साहबा, आप जो फरमा रही हैं वह ये बात है, लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में एक घर है, उस घर में 3 बच्चे और उनकी वालदा जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गया है। जो खातून है वो 40 साल की खातून थी, अलीना उसका नाम था, उसका बेटा 16 साल का रेहान है। FIR के मुताबिक जो 11 अर्शिया है बेटी, वो 11 साल की, और 9 साल का अरसल शामिल है। यानी 3 बच्चे हैं, एक खातून है, चारों ज़हर आलूद। जो उनका हस्बैंड है उसका नाम नासिर डोगर साहब है, और नासिर डोगर एक अमेरिका से ये फैमिली पलट के आती है। पैसे वैसे ठीक है गए इन फैमिली के पास, और असर सूख नासिर डोगर साहब रखते हैं। नासिर डोगर साहब का जो भाई भी है वो भी एक DSP है, लाहौर में तैनात है, और रिंग रोड पर वो अपनी ड्यूटी फराइज सर अंजाम दे रहा है। अब बात यह है, अभी तक जो हस्बैंड है यानी डोगर साहब, जो नासिर डोगर साहब है, वो पुलिस की हिरासत में है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्योंकि ये बात कत्ल की तरफ जा रही है। पुलिस के एक मेरे मुसद्दका ज़राए का कहना है ये खुदकुशी नहीं लग रही, लेकिन मुसलसल जो नासिर डोगर है हस्बैंड है, वो ये कहता है कि मेरी बीवी जो है वो ज़हनी मरीज़ा है और उसने बच्चों को जहर दिया है, और जब मैं घर आया हूँ तो उसने कहा कि जी फातिमा ना की जो बच्ची है उसके साथ हमने फ़िल्म देखने भेजा हुआ है। जब फ़िल्म देखने भेजा, मैंने कहा क्यों भेजा जी फ़िल्म देखने? तो उस पर वो चीखती है कि नहीं मैंने भेजा, लेकिन लाशें पीछे से नजर आ नहीं। लेकिन पड़ोसी तो ये कह रहे हैं कि हमने एक बच्चे को दर्द में चिल्लाते हुए जब आवाज़ सुनी, तो जब वो वहाँ पे गए तो उनके वालिद साहब निकले और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे तो घर पे ही नहीं है। इतने में पीछे से उनकी वालदा, जिनके मुंह से खून निकल रहा होता है उस वक्त, वो कहती हैं कि मेरे बच्चों को खा गया। तो अगर खुदकुशी
के टाइम पर बाप भी वहां मौजूद था, तो वो खाना उसने क्यों नहीं खाया? बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रही हैं। आज तो पूरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह स्टाइल है आपका। मैं आपकी बात से 100% एग्री हूं। मेरे पास शॉट भी हैं फरा। अच्छा। उन शॉट्स में जो मोहल्लेदार हैं वो कहते हैं हम अपनी छत से हैं, और उस छत से जब हम देखते हैं तो बच्चा एक तो करार है। वो मोहल्लेदार कहता है कि मैं अपनी बीवी को कहता हूं ये बच्चा क्या ये इस तरह क्यों चीख रहा है। वो बच्चा आखिरी दम पे था। मतलब कि फिर वो उसको कहते हैं, फिर वो बच्चा एक दूसरा मोहल्लेदार है, सरफराज मेरा सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, वो उस मौके पर गया है, उसने मोहल्लेदारों से बात की है। आई विटनेस खुद है सरफराज टोल्ड मी कि जो मोहल्लेदार है वो ये कह रहे हैं कि खातून मरने से पहले चीख रही थी कि इस शख्स ने मेरे बच्चों को मार दिया है, जहर दे के मार दिया है, जहर अब आइसक्रीम में दिया है। ये तो फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है फरा, अगर आप इजाजत दें प्रोड्यूसर फातिमा, जरा प्लीज शॉर्ट चलाइएगा, ये मोहल्लेदार क्या कहते हैं ये भी तो सुने ना जरा आप। 4:30-5 बजे कल बेटी ने बताया कि पीछे उनके मसायों की गली के अंदर को मसला मसाइल आवाज़ आ रही है किसी बच्चे की। तो देख के हमने उनके घर बेल बजाई है, साथ वाले के नासिर डोगर साहब खुद आए हैं बच्चों के बाप। मैंने कहा आपकी गली में कोई बच्चा गिरा हुआ है, वो जरा देखो। उन्होंने कहा मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए। बाद में ऊपर उनकी मिसेज आ गई, उसने आवाज़ दी तो मिसेज आई, पता नहीं किसी कमरे में थी, जैसे भी बाहर आई वो आ गई, हम गिरी हैं बाहर। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चों को खा गया, मार गया, इतना करके वो उसने एक कह की है, वो बेहोश हो गई। सिक्योरिटी वाली की गाड़ी में डाल के गया, वो हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ जाके सारी ने दम तोड़ दिया। साथ वाला घर है, ये मेरा घर है और ये साथ वाला उनका घर। तो पीछे ब्लैंकेट ऊपर दिया हुआ था, कपड़ा टाइप था, पर्दा जैसे होता है, और नीचे बच्चा था। जब शाम को चेक किया तो 3 बच्चे। उसने कहा मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए। जब हमें ये मशकूक लगा का, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। पहले 15 पे कॉल की, वो आ गए, सिक्योरिटी वाले आ गए। ये बदकिस्मती से ये हमारी सोसाइटी में ये मसला हुआ है। देखिए फरा हाशमी साहबा, बात सिर्फ ये है, ये फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली, बाहर से आई, पैसे वाली फैमिली, अमेरिका से आई। अब जानता है तफ्तीश में आगे चल के बातें खुल जाएंगी, लेकिन मुझे ये कहने पर ज़रूर थोड़ी सी मेहरबानी कीजिएगा, बात तो मुनासिब नहीं है कि अमेरिका में कानून जो है वो जब डिवोर्स होती है तो फिर प्रॉपर्टी आधी आपकी आधी मेरी हो जाएगी। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये बात नागवार गुजरती है। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई केस ऐसे हो चुके हैं कि जब बीवी से तलाक होने लगती है तो फिर लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क से वो फैमिली लेकर पाकिस्तान आते हैं, कत्ल कर देते हैं। यानी कि पाकिस्तान में कत्ल करना आसान है ना, सीधी बात करें। अमेरिका में नहीं होगा। तो ये उस तरह भी पुलिस के मेरे एक आला पुलिस अफसर दोस्त है, उनसे मैंने जब बात की तो वो इस पहलू पे भी गौर कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि हम इसको जेर हिरासत हमने इसीलिए रखा हुआ है कि क्या ये अमेरिका से आया, पलट हुआ और यहाँ के तीनों बच्चों को फारग करके वापस। लेकिन भट्ट साहब मुझे बताएं, अमेरिकी शहरी है तो फिर ये निकल को कहाँ सजा होगी? देखिए सजा इतनी, मैं आपको ये माशरे की बेइज्जती है ना, मैं आगे चल के आपको एक दर्दनाक वाकया भी और बताता हूँ। 43 का बिजली का बिल, रकम का बिल आया और बंदे ने खुदकुशी कर ली, झूल गया। मैं आपको आगे चल के वो भी उसमें डिटेल देता हूं। लेकिन जो आपका सवाल है ना, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं फरा हाशमी साहबा, अब ये अमेरिका वापस नहीं जा पाएगा, चाहे इसका भाई डीएसपी रिंग रोड लगा हुआ है, लेकिन अभी सीसीडी लाहौर में है। यानी कि ये केस भी सीसीडी के ऊपर आ जाएगा, तफ्तीश नहीं होगी, या जो एक प्रॉपर चैनल है कानून का वो उस पे नहीं जाएगा, सीसीडी आकर के इसका बदला लेगी। नहीं, सीसीडी तब आएगी जब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन, बाज़ाब्ता पंजाब पुलिस एक फाइल मुकम्मल करती है, उसके बाद सीसीडी इन्वॉल्व नहीं होती, सीसीडी को केस ट्रांसफर किया जाता है बाद अज़ा। उस सूरत में अगर मुल्ज़म वाकई सजा उसको मिलनी चाहिए तो फिर ये रवाज आ रहे हैं। लेकिन बट साहब आप ये कह रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं हो सकती, ये सिर्फ बताएं, हमारे सुनने वाले देखने वाले ये जानना चाहेंगे कि जो खुदकुशी का टाइटल दिया गया ये खुदकुशी नहीं हो सकती आपके नजदीक? देखिए, जितनी मेरी क्राइम रिपोर्टिंग मैंने जिंदगी में की हुई है, स्पॉट्स पे जाके जो मैंने कवरेज की है फरा हाशमी साहबा, उसके मुताबिक इस तरह इस बंदे का आना, महल्लेदारों का बयानात और देना, महल्लेदारों की क्या मुखालफत है ना, महल्लेदार बयान क्यों उस डोगर के खिलाफ दे रहे हैं, और इसका बयान देना कि जी मैं आया, उसने बीवी ने कहा जी फातिमा के साथ फिल्म देखने गए, मैं सौदा लेने गया, सौदा लेके वापस आया, बच्चों के मुंह से खून निकल रहा था, बीवी हॉस्पिटल गई। बिल्कुल ये किसी भी तरीके से ये खुदकुशी नहीं लगती। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो बिल वाला हादसा जो भी आपने बताया वो कैसे हुआ? फरा हाशमी साहबा, मैं आपके रोंगटे खड़े कर दूं क्योंकि मैं तो खुद बहुत डिप्रेस हूं ये खबर देखने के बाद। ये आपकी स्क्रीन पे एक बिल चल रहा है, इस बिल में जो बिल आ गया बिजली का बिल,
वो 43,000 40,000 और 43 का एग्जैक्ट, कुछ 200 रुपये ऊपर नीचे होगा, आप एग्जैक्ट फिगर ले ले। 43,000 रुपये का बिजली का बिल आया एक शख्स को। जब बिजली का बिल आया, वो शख्स ने बिल को देखा, अपनी जेब को देखा, फैमिली बाहर गई, उसके बाद उसने गले में फंदा डाला, पंखे के साथ झूल गया। ये स्क्रीन पर तस्वीर भी मैं ब्लर करके आपको दिखा रहा हूँ, बिजली का बिल वहीं पड़ा था जो कि पे नहीं हुआ था। अच्छा, इसके आगे उसकी बीवी वापस आती है, 15 पे कॉल होती है, पुलिस आती है, पुलिस आकर सारी बातें देखती है, बंदा झूल रहा है, पंखे के साथ झूल रहा है, बिजली का बिल पड़ा हुआ है। वो उस वक़्त ना पोस्टमार्टम हुआ है, ना FIR हुई है, क्योंकि वो खातून कहती है कि जी माड़े हैं, मैं थाने, मेरा मियाँ मर गया है, मैं थाने कचहरी के चक्कर में अब क्या पढ़ूं। लेकिन बिल आया कैसे? गरीब घर आप देख रहे हैं कि इतने तो ना AC है कि इतना ज्यादा बिल आ गया, तो क्या उस बेचारे ने सारी उम्मीद छोड़ दी कि ये भाई बिल AC ठीक भी हो सकता है? कूलर नहीं लगाया, नहीं तो हो सकता है कि बिल गलती से आ गया हो। फराह हाशमी साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान में, वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब कहते थे रोटी कपड़ा और मकान। मैं नहीं कहता रोटी कपड़ा और मकान, मैं कहता हूँ रोटी बिजली पेट्रोल और अस्पताल, दवाई दे दो हमें 4 चीज़ें चाहिए इस मुल्क में, चारों हुकूमत दे। और यार मरियम नवाज साहबा बहुत काम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब बहुत काम कर रहे हैं, मैं सारियां गल्लां मान लिया। इस्लामाबाद से मरी बसें जा रही हैं जनाब 30 रुपए में। और भाई असल बात है रोटी, रोटी मुझे चाहिए, बिजली चाहिए, मुझे पेट्रोल चाहिए, मुझे हॉस्पिटल चाहिए, कोई बीमार है उसकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। बड़ा खूबसूरत फिक्रा का मेरा एक दोस्त है हसन मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब असम्बली में, उसने कल एक प्रेस रिलीज भेजी, उसने फरमाया सीधा फिक्रा, उसने कहा असम्बली और अरकान असम्बली की जो मरात हैं उस पर पाबंदी लगाकर आवाम को रिलीफ नहीं दी जा सकती। क्यों? कहता हमें पैसे दे दिए जा रहे हैं पंजाब असम्बली को, कौमी असम्बली को। वो ये कहता है कि ये तो आम आदमी को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। और खुदकुशी तो हो रही है ना भट्ट साहब, लेकिन आप बताएं क्या हुकूमत इसकी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी? ये बड़ा अच्छा सवाल किया, मजा आ गया आपकी बात का। यही अब मैं हुकूमत से आखिरी अपील करने लगा था, जो आपने फरमाया। और यार बंदा मर गया, मैंने मान लिया, आपने उसकी FIR भी नहीं देनी क्योंकि कराना ही नहीं चाहते, आपने उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, कराना ही नहीं चाहते। खुदा का वास्ता उसके बीवी बच्चे जो है अब वो रोटी कैसे खाएंगे, अगला बिजली का बिल कैसे देंगे, ये 43,000 का बिजली का बिल कौन तारेगा? खुदारा मरियम नवाज साहिबा ऐसी फैमिली के लिए उस्मा बुखारी साहब को कभी भेज दिया करे, शायद अल्लाह पाक आप पर रहमत मज़ीद करेगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, यही दुआ है कि हमें इस तरह की स्टोरीज, ऐसे जराइम की स्टोरी ब्रेक करनी ना पड़े हमारे शो में। अब वक्त हुआ जाता है आप लोगों से इजाज़त चाहने का। दिस वॉज योर होस्ट फराह हाशमी साइनिंग आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।